किसी व्यक्ति ने 190 साल पहले कहा, द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर विल बी बिल्ट बाय ऑटोमेटेड कैलकुलेशन। अब उस समय ऑटोमेशन, अरे कौन जानता था यार ऑटोमेशन क्या होता है। कोई कंप्यूटर, कोई इंटरनेट, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी तो लाइट में नहीं थी, कुछ भी नज़र तक नहीं आ रहा था। लेकिन ये व्यक्ति यकीन करता था दुनिया एक दिन मैथ से चलेगी, दुनिया एक दिन कंप्यूटर से चलेगी, दुनिया एक दिन एआई से चलेगी। और वो इतना पागल था मैथ्स के लिए। इस उदाहरण से समझो, लंदन में सिटी ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव आया कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, इनको लगाने में खूब खर्च आता है, तो हम लोगों को खर्च बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को कम कर देना चाहिए। सबको लगा यार हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी दूर भी लगी रहेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और भविष्य में जब भी हम रोड बनाएं हमको स्ट्रीट लाइट्स और स्ट्रीट लाइट के पोल्स का डिस्टेंस बढ़ा देना चाहिए। सब एग्री हो गए। ऑलमोस्ट फ्रीज होने वाला था, लेकिन वहां पर एक पागल शख्स था जो हर चीज को मैथ्स के हिसाब से सोचता था। उसने वहां पर अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऐसा हाहाकार मचाया कि वो प्रपोजल वहीं कैंसिल हो गया। उसने प्रूव किया कि जहां पर भी स्ट्रीट लाइट होगी वो रोड वेल लिट होगी, मतलब वो रोड वेल लाइटेड होगी, अंधेरा नहीं होगा। जब अंधेरा नहीं होगा तो क्राइम कम होगा, जब क्राइम कम होगा तो पुलिस का, पेट्रोलिंग का, उसके ऊपर की जुडिशियरी का, सरकार का कंपेंसेशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना कम होगा। जब रोड वेल लिट होगी तो वहाँ से लोग रात को आना जाना करेंगे, तो वहाँ से नाइट कॉमर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा। उस वेल लिट रोड के आसपास हमेशा नाइट बिजनेस अच्छा होगा। लोग सोच में पड़ गए। एक कदम और आगे जाते हुए उसने कहा कि जहाँ पर भी वेल इल्यूमिनेटेड रोड रहेगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट प्राइस इंप्रूव होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेबरहुड आएगा। जब पूरा मैथ्स टेबल पर आया तो वो प्रस्ताव ध्वस्त हो गया, क्योंकि किसी ने इतना इनडायरेक्ट कैलकुलेशन सोचा ही नहीं था। मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स बेबेज की, जिसको दुनिया के महानतम विजार्ड्स अपना गुरु मानते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन 1830 में दुनिया का पहला होम कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तब कंप्यूटर शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था। और वहाँ पर जब उनको पार्ट बनाने के लिए कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मिला, तो उन्होंने घर में अपने हाथ से अपने पार्ट बनाए। आज लगभग 200 साल के बाद उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उस जमाने में जो उनकी प्रोडक्टिविटी की हैबिट्स थी उसको आज इलॉन मस्क जैसे लोग अपना रहे हैं, और इसीलिए वो चार्ल्स बेबेज के गुण गा रहे हैं। आगे मैं चार्ल्स बेबेज की 3 असाधारण अद्भुत क्रांतिकारी हैबिट्स बताने के पहले आपको याद दिला दूं, आप ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी पर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो चार्ल्स बेबेज की पहली हैबिट है एक्सट्रीम टाइम ब्लॉकिंग। चार्ल्स बेबेज क्या करते थे, सुबेरे 4 बजे उठ जाते थे और 4 से 7 तक का टाइम उन्होंने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए रखा था। ध्यान रखिए, जब बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय आपका शरीर सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, आपके दिमाग की हर एक कोशिका सबसे ज़्यादा अलर्ट होती है और पूरे के पूरे यूनिवर्स से अलाइंड होती है। तब तक आपको किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई फ़ोन कॉल नहीं होते, सड़क पर कोई हॉर्न नहीं होता, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता, आप दुनिया में किसी को इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, उस वक्त आप किसी से ले नहीं सकते। तो सवेरे 4 से 5, 6, 7 तक के टाइम को चार्ल्स बेबेज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज़ करते थे। अब 7 बजे जब उनका कैलकुलेशन वगैरह ओवर हो जाता तो 7 से 10 वो मशीन डिज़ाइन करते थे। अभी उन्होंने कैलकुलेशन किया, अभी डिज़ाइन को दिमाग में बिल्ड किया, और मैंने आपको बताया 1830 में उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया और अपने हाथ से बनाया। तो सवेरे 4 से 7 कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, 7 से 10 मशीन डिज़ाइन, क्योंकि मशीन भी उनको खुद बनानी पड़ती थी, और फिर 10 से 1 उसी मशीन से पार्ट डिज़ाइन। आप सोच कर देखिए, 0 से स्टार्ट करके एंड प्रोडक्ट तक जाने के लिए क्या एक्सट्रीम टाइम ब्लॉकिंग का सहारा लेते थे वो। नो डिस्ट्रैक्शंस, मैक्सिमम रिजल्ट्स, यही उनका मूल मंत्र था। इसीलिए वीआईपी में हम प्रोडक्टिविटी हैबिट्स पर बहुत बड़ा सेक्शन रखते हैं। इसीलिए वीआईपी में सबसे पहले हम सारे डिस्ट्रैक्शन हटवाते हैं, और जब लोग वीआईपी से बाहर निकलते हैं उनको लगता है मैं वही हूँ कि बदल गया, मेरा पुनर्जन्म हो गया। चार्ल्स बेबेज की दूसरी क्रांतिकारी हैबिट थी स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन, मतलब पूरी तरीके से एकांत में चले जाना, मजबूरी में नहीं, क्रांति करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, किसी चीज़ को जन्म देने के लिए।
आप देखिए तब जो चार्ल्स बेबेज करते थे वो आज कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखने को मिलती है। बिल गेट्स थिंक वीक पे जाते हैं जहां एक हफ्ते वो अपने असिस्टेंट को लेकर जाते हैं, और आप उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर इन सारे लोगों की केस स्टडी देखेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट पर संकट आया, सत्या नडेला अपनी पूरी टीम को लेकर हफ्तों के लिए एकांत में चले गए। मैं हर साल 7 से 10 दिन एकांत में जाता हूं जहां अकेला रहता हूं, अकेला एंजॉय करता हूं, अकेला सोचता हूं, अकेला क्रिएट करता हूं। तो इसके लिए चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, उन्होंने दूसरे शहर या कहीं और जाने का ड्रामा भी छोड़ा, घर में एक साउंड प्रूफ रूम बनवा लिया। हर दिन वो एक निश्चित समय में उस साउंड प्रूफ रूम में जाते, वहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं होती, और उस साउंड प्रूफ रूम में वो दुनिया को बदलने की सोचते, क्रांतिकारी आविष्कारों को सोचते, जिसके लिए आज कहते हैं ना गेटिंग इन द जोन, मूड बन रहा है। अरे उनका वो मूड रोज बनता था। वो अपने साउंड प्रूफ रूम में जाते और हर दिन कुछ निश्चित घंटे बिताते। अब बहुत ध्यान से समझिए, सुबेरे 4 बजे से उनका पूरा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कार्यक्रम शुरू हो गया। दुनिया में कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर पाया। 1 बजे तक उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट कर लिया। शाम को वो अपने आइसोलेशन रूम में चले गए, वहाँ उन्होंने फिर से डीप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, और अगले दिन का मसाला फिर तैयार। यदि बड़ी सफलताएं हासिल करनी है तो एकांत लगेगा, यदि बड़ी सफलताएं हासिल करनी है तो डीप थिंकिंग लगेगी, यदि बड़ी सफलताएं हासिल करना है तो अनइंटरप्टेड टाइम जोन लगेगा। और उसके लिए सबसे पहले ये जो मोबाइल है ना, आपको इस मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा, इंटरनेट का त्याग करना पड़ेगा। और जब आप एकांत में बैठेंगे, अनइंटरप्टेड जोन में बैठेंगे, आप दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार करेंगे। अपने ऑफिस की सीट पर बैठ के अपने व्यापार का फ्यूचर क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट का वायरस लगा होता है। अब मैं आपको चार्ल्स बेबेज की सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट बताता हूं, और इस वार्निंग के साथ कि यदि इस हैबिट को आपने आज के युग में अपनाया तो भाई लोग आपके साथ काम करना छोड़ देंगे। तो चार्ल्स बेबेज के पास जो भी व्यक्ति कोई आइडियोलॉजी, कोई फिलॉसफी, कोई प्रपोजल, कोई प्लान, कोई भी विचार लेके आता था, चार्ल्स बेबेज उससे 3 सवाल करते थे, और हर व्यक्ति से छोटे काम में भी मिनिमम 3 सवाल 5 सवाल करके वो सामने वाले की जान निकाल देते थे। तो कोई भी व्यक्ति जो आधा सोच के आता था वो चार्ल्स बेबेज से बात ही नहीं कर पाता था। कोई भी व्यक्ति जिसके दिमाग में कोई कच्ची पक्की बात है वो चार्ल्स बेबेज से बात ही नहीं कर पाता था। कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी किस्म का रूमर, गॉसिप या अनकन्फर्म्ड न्यूज़ शेयर करनी, वो चार्ल्स बेबेज के आसपास भी नहीं फटकता था। उनके क्वेश्चन एवरीथिंग की फिलॉसफी की वजह से उनको डिस्टर्ब करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी, और वो कहते हैं मैं उतना ही सवाल अपने आप से भी करता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसको करने से क्या होगा। इसीलिए मैं किसी फालतू चीज पर अपना दिमाग नहीं लगाता। आपको क्या लगता है, दुनिया में जो सारे आविष्कार हुए हैं, इनोवेशन हुए हैं, वो सहमति से हुए हैं कि असहमति से हुए हैं? यदि सहमति से होते तो लोग मान लेते हैं हाँ भैया घोड़ा ही सबसे अच्छी सवारी है, उसके बाद मान लेते हैं हाँ बैलगाड़ी ही सबसे अच्छी सवारी है। ना कभी 2 व्हीलर बनता, ना कभी कार बनती, ना कभी प्लेन बनता है, ना कभी कोई मंगल पर जाने की सोचता। दुनिया में कुछ नहीं होता। कहीं ना कोई किसी चीज़ से असहमत होता है और उस पर सवाल करता है कि ऐसा क्यों। जब वो सवाल करता है इससे बेहतर कुछ क्यों नहीं, तब जाके आविष्कार होते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में पहले सवाल करना शुरू करिए। महज किसी ने बोल दिया, इवन डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने भी बोल दिया, तो ब्लाइंडली मत मानिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जीतेगा वही जो सवाल करेगा, गहरे वही उतरेगा जो सवाल करेगा। यदि आप किसी की बात सुन के कॉपी कर लेंगे तो भाई फोटो कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज कहते थे, मैं किसी को खुद को इम्पैक्ट नहीं करने देता था, मैं किसी भी गॉसिप, फालतू हल्के आइडिया को खुद तक नहीं पहुंचने देता था, और मैं हर वक्त रहता था फोकस उस चीज पर जो मुझे क्रिएट करना है। और उन्होंने एक अद्भुत असाधारण लाइन कही, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन मेंटेन डीप फोकस इन एन एज ऑफ इन्फिनाइट डिस्ट्रैक्शन। इन्फिनाइट डिस्ट्रैक्शन क्या चीज़ है ये? मतलब आपको कहाँ से डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन है।
दूसरा डिस्ट्रैक्शन टीवी है, तीसरा डिस्ट्रैक्शन इंटरनेट है, चौथा डिस्ट्रैक्शन आसपास नियर डियर है, पांचवा डिस्ट्रैक्शन सोसाइटी और यहाँ पर रात दिन होने वाले तमाशे हैं, छठवां डिस्ट्रैक्शन ये पॉलिटिक्स है, सातवां डिस्ट्रैक्शन ये एंटरटेनमेंट है, आठवां नौवां, मतलब आप यदि डिस्ट्रैक्शन इन्वाइट करने जाओगे ना तो 500 साल भी जीने के कम पड़ जाएंगे और उसमें हो सकता है 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी ना भी लो तो भी पूरा जीवन ऐसे ही खत्म करो। बड़ी सफलता, लंबी दूरी की सफलता कौन पाएगा? जो डीप फोकस रखेगा। तो आज के इस शो को देखकर आपने क्या निर्णय लिया मुझे जरूर बताएं, और यदि वाकई में प्रोडक्टिव बनना है ना तो तुरंत पता कीजिए अगली वीआईपी की डेट कौन सी है। और सिर्फ अपने लिए पता मत करना, यदि अपने जीवन साथी से प्यार करते हो उसको भी प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, बच्चों से प्यार करते हो उनको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, यदि टीम को लेके अपने बिजनेस को, करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इन सब लोगों के साथ एक बार आके इस प्रोडक्टिविटी की जंग में शामिल होना। आपको समझ में आएगा कि इतने दिन आपने अपनी जिंदगी किस तरीके से व्यर्थ की, और दूसरी ओर आप अपने पीठ थपथपाएंगे कि आज से मैं कई गुना प्रोडक्टिव हो गया। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार